तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स और आप सभी गेस्ट का भी आज स्वागत है इस चर्चा में, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चर्चा बन गई है। एक नीड ऑफ द आवर है जो कि किसान बिल से रिलेटेड है। किसान बिल भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने अभी हाल के सत्र में पास किए थे 3 नए किसान बिल। और उसके खिलाफ थोड़ी नाराजगी हमें देखने को मिली किसान भाइयों में। हमारे अमृतसर पंजाब की तरफ से नाराजगी देखने को मिली और 1.5 महीने करीब से ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। पहले पंजाब में, फिर ये 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया और दिल्ली आने का प्रयास किया गया किसान भाइयों के द्वारा, और कोशिश करी गई कि आकर के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट से हम खुद 1 to 1 आकर के बात करें और इस मुद्दे पे हम उनसे डिस्कशन करें और जो हमारी परेशानी हम उनसे हूबहू आमने सामने बैठ करके बांटे। तो आज उसी चर्चा के लिए हमने हमारे साथ गेस्ट बुलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे पास गुलरेज शेख जी हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं और स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ विक्रम चौधरी जी भी है, ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। और मानसी यादव है, ये जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है। तो आप तीनों का आज इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, और धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद पहले तो अब बहुत बहुत चर्चा धन्यवाद को आपको रुख भी। देते हैं, चर्चा शुरू करते हैं हम। गुलरेज जी, आपकी सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बिल पास करे थे किसानों के लिए, और जिसे कहा गया था कि फेवर के लिए है, बेनिफिट करने के लिए है, किसानों को बहुत बेनिफिट करेंगे। लेकिन किसानों में इन बिलों को लेकर के थोड़ा अपसेट है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर भी है, और किसान कहीं ना कहीं नाखुश है इन बिलों से। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि उनके फेवर के लिए है, लेकिन किसान फिर विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन करना चाह रहे हैं। तो हमारे किसान लोग अपने फायदे की चीज के लिए क्यों आंदोलन करेंगे? क्या है ये 3 बिल? जरा हमें स्पष्ट होकर के हमारे व्यूअर्स को और हमें बताइए। देखिए वरुण, सबसे पहली बात तो सरकार केवल मेरी नहीं, सरकार आपकी भी है, पूरे हिंदुस्तान जी। की है, भारत सरकार है। जी। और बिल्कुल। वास्तव में इन बिलों को आप देखें तो ये बिल एक तरह से किसान को मुक्ति देने वाला काम रहा है। 1991 में जो हमने, जिसको रिफॉर्म्स को कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन रिफॉर्म्स के बाद भारत में एक तरह से, जिसको आप कह सकते हैं कि मुक्त बाजार की जो संरचना होती है उसके अनुसार इकोनॉमी चलना शुरू हुई। लेकिन हमने कृषि को मुक्त नहीं किया, कृषि को आज भी बंद हुआ करके रखा कि मैं बतौर एक व्यापारी अपने माल का प्रोडक्शन अपने हिसाब से कर सकता हूँ, उसकी सेल उसके हिसाब से कर सकता हूँ, जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। और इस पर माना जाता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में एक इनविजिबल हैंड होता है जो हमेशा सप्लाई और डिमांड दोनों को गवर्न करता है। तो वही चीज कृषि को लेकर भी होती है। कृषि में आज आप ये समझिए कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब आलू प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये दाम बढ़ते हैं तो इसमें किसको फायदा होता है? बिचौलियों को फायदा होता है, हाहाकार मचता है, अर्बन सेक्टर में मीडिया खूब आवाज करता है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान को तो जो मिलना था वही मिलता है, इस इंक्रीमेंट का उसको लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार से दलहन में भी हम देखते हैं कि जब भी भाव बढ़ता है उस भाव का फायदा बीचवान को मिलता है, न कि किसान को मिलता है। हमारी सरकार का मत यही है कि किसान को मुक्त किया जाए कि वो अपने इच्छा अनुसार जिस भाव में वो बेचना चाहता है अपनी फसल का विक्रय करने के लिए आजाद हो। उस पर यह बंदी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, आ रही है आवाज आपकी। जी, मुझे लगता है हाँ वरुण गुलरेज आ रही है। शेख सर के वहाँ थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम उनकी बात वापस से सुनेंगे जैसे ही वो रिजॉइन करते हैं हमारे साथ। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज ये किसान बिल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और उसी उसी चर्चे में गुलरेज सर अभी बता रहे थे हमें कि कैसे उन्होंने बिचौलियों को हटाने के लिए ये काम करने की कोशिश करी है, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए
ये काम करने की कोशिश करी है। और हम आगे उन्हीं से सुनते हैं। गुलरेज जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सर। तो आप ये बताएं कि हिंदुस्तान में हर किसी को अधिकार रहा है कि वो अपनी इच्छा से जिस हिसाब से चाहे वह अपने कारोबार को कर सकता है, प्राइजेस को निर्धारित कर सकता है, लेकिन किसान को क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? ताकि बीजवान कमा सके, ताकि सरकारों में आप देखिए, यहां तक सरकारें जो स्टोरेज हाउसेस, जो वेयर हाउसेस होते हैं, उनको भी रहती है, ज्यादातर नेताओं के होते हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही किसान को मुक्त किया गया है, ताकि वह जिसके साथ चाहे, चाहे वह कृषि होने के पहले कॉन्ट्रैक्ट कर ले। उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मैकडोनल्ड्स को एक पर्टिकुलर साइज का यदि टमाटर चाहिए, तो उसने, आप एक किसान हो, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये भी तय कर लिया कि उत्पादन के बाद कितने रुपए किलो के हिसाब से माल बेचा जाएगा। साथ में आपने बीमा भी करा लिया अपनी फसल का। तो अब ये है कि आपको, उनको, आपने उनके साथ एग्रीमेंट भी कर लिया, आपने अपनी फसल का बीमा भी करा रखा। यदि खुदा ना खास्ता फसल खराब होती है तो आपको बीमे की राशि मिल जाएगी। अन्यथा आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हुए कि इतनी राशि पे, इतने दाम पर मुझे इस टमाटर को मैकडोनल्ड्स को बेचना है। तो ये लेने तीनों बिलों को दी। और बताइए, रिसेंटमेंट होता फार्मर कम्युनिटी में इन बिल्स के खिलाफ, तो क्या रिसेंटमेंट पंजाब और हरियाणा में ही होता? क्या महाराष्ट्र में किसान कम्युनिटी नहीं है? क्या बिहार, जहां पर अभी अभी चुनाव हुआ, क्या बिहार कृषि प्रधान प्रदेश नहीं है? क्या मध्य प्रदेश कृषि प्रधान नहीं है? क्या डाउन साउथ में तमिलनाडु के अंदर के किसान नहीं है? कहीं रिसेंटमेंट नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन आंदोलन चल रहा है। इसके पीछे जो हाथ है वो पॉलिटिकल ड्रिवन हाथ है। और अब तो ये भी लग रहा है कि बहुत सारे अतिवादी जो एलिमेंट्स है वो भी इसमें आ चुके हैं। जी सर जी, आपने वरुण काफी फायदे की बात बताई। यहाँ पे सुनकर तो यही लगा कि फायदेमंद है चीजें किसानों के लिए। लेकिन सर, जब आप ये बिल ला रहे थे तो उससे पहले क्या आपने बात करी किसानों से, और क्या आपने बताना चाहा उन्हें कि इस ये जो हम बिल्स लेकर के आ रहे हैं उनसे ये आपको फायदा होगा? तो शायद ये आज ना हो रहा होता। अगर मुझे ऐसा लगता है हम समझा पाते, हमारी सरकार समझा पाती। देखिए, गवर्नमेंट ने पूरे सर्वेज करवाने के बाद, अलग अलग प्रांतीय सरकारों से बात करने के बाद ही सारी ड्राफ्टिंग हुई की। यहाँ तक कि हरसिमरत कौर जी, जो कि हमारी उस समय मिनिस्टर थी एनडीए में, उन्होंने बाद में रिजाइन किया कांग्रेस के मूव को देखते हुए। वो उनका पॉलिटिकल मूव था, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। सारी बैठकों में जब प्रस्ताव रखे थे तो उनको भी लग रहा था सही है। लेकिन एकाएक जब कांग्रेस ने इसको, पंजाब में विशेषकर अरविंदर सिंह जी ने इसको एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह यूज करना शुरू किया, तो अकाली ने भी उसमें सोचा कि ये ऐसा नहीं हो कि उसका नुकसान उनको हो जाए। तो केवल पॉलिटिकल गिमिक के लिए, पॉलिटिकल मोटिवेशंस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एनडीए से मूव किया। तो ये पूरा गेम चल रहा है। आप ये देखिए ना कि 4-5 दिन से हरियाणा के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करें, लेकिन वो फोन पे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या इस हिंदुस्तान में अब एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से बात नहीं करेगा 3-3 4-4 दिन तक ट्राई करने के बाद भी? तो क्या इसके पीछे राजनीति है? वरुण, आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो प्रदर्शन है, आप देखिए कल जिस प्रकार की बातें आई कि इंदिरा ठोक दी, और मोदी जी के बारे में भी बोल रहे थे। कल एक महानुभाव थे, ही वॉज स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, और उसपे वो बोल रहे थे कि ये जो मूवमेंट है, ये तो पूरी साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। अब जब आप जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, तो जियो पॉलिटिक्स हमेशा स्ट्रेटेजिक होता है, सामरिक होता है। आप सामरिक विषय को क्यों लेके आ रहे हो यदि केवल आर्थिक विषय है? तो आप ये सोचिए कि इसके पीछे कौन से हाथ है। क्या सीमा के उस पार से भी हाथ आ रहे हैं? क्या इसमें अतिवादी एलिमेंट्स भी जुड़ चुके हैं? क्यों आप बोल रहे हो कि इंदिरा ठोक दी थी? तो ये भी आपको सोचना होगा। वरुण जी, जितनी बातें माननीय प्रवक्ता महोदय ने बताई है, क्या उन बातों जी जी। को थोड़ा सा अब तक की बातों का ही स्पष्टीकरण दे दिया जाए? मेरी आवाज आ रही है वरुण जी? जी आ रही है जी, बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल रूप है।
पॉलिटिकल रूप कहां हो गया। किसान तो आज इन बिलों के कारण बदहाल है। पॉलिटिकल साजिश नहीं है ये। आप मध्य प्रदेश को उठाइए, वो कोई और बेल्ट होगी। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। हमारे वेस्ट यूपी खास तौर से गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है। पिछली केंद्र सरकार जब भी रही है, हर साल सालाना F&RP रेट 10 रुपए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की है। पहली बार केंद्र सरकार हमें ऐसी देखने को मिल रही है जिसने F&RP रेट आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। दूसरा, हम मानते हैं, अगर ये कहते हैं किसान बिल किसानों के हक में हैं, तो किसानों के बिल हक में होने के कारण फिर ये MSP तय क्यों नहीं कर रहे, इस पे MSP खोल क्यों नहीं देते, और राज्यों की तरह एक प्रावधान पूरे भारत के सभी राज्यों में क्यों नहीं बनाया जाता कि जो भी किसान की फसल को MSP से कम रेट पर खरीदेगा उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। दूसरा, 3 बिलों में एक बिल इनका है वन नेशन वन मार्केट। आप एक चीज बताइएगा, किसान तो गरीब है, फसलों का मूल्य मिल नहीं पा रहा, भुगतान समय पे हो नहीं पा रहा, तो अगर वन नेशन वन मार्केट ये लोग कर देते हैं, मंडियां खत्म कर देते हैं, एक राज्य एक मंडी ये लोग लगाते हैं, तो किसान कहां जाएगा। अगर किसान को अपना गेहूं बेचने के लिए मंडियों में जाना है, तो आड़ती जो मंडियों में बैठे हैं वो कंपटीशन के तौर पे ही तो रेट ज्यादा देते हैं। अगर वन नेशन वन मार्केट कर दिया जाए, मंडियां खत्म कर दी जाएं, तो किसान को उसकी फसल का MSP रेट भी नहीं मिल पाएगा। दूसरा, इनका जी किसान विधेयक बिल जो पास हुए तीनों, दूसरा इनका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सबसे खतरनाक बिल है किसानों के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को किसानों की जमीनें लीज पर दे देना और किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर के काम करे। आप कोरोना काल को उठाइएगा, मैं इस बिल से हटकर के एक बात बताता हूं, कोरोना काल को उठाइएगा। कोरोना काल में जहां सब लोग, सरकारी कर्मचारी, प्रशासन और शासन के लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, उस कोरोना काल में भी किसान इन लोगों के लिए 2 वक्त अनाज खाने का प्रबंध कर रहा था अपने खेतों में। यानी कोरोना में सबको राहत मिली है। किसान तो अपने खेत में जाना नहीं छोड़ा ना, किसान तो बराबर अपनी ड्यूटी निभाता रहा कि हमें इस देश का 2 वक्त खाना खिला करके पेट भरना है। आज उसी किसान को बदहाल होकर सड़क पे आना पड़ रहा है। पहले भी सरकारें रही हैं, शायद इतने बड़े आंदोलन पहले नहीं चल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो किसानों के आंदोलन करने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बोलिए गुलरेज जी। आप ये बताइए सर कि अभी अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। बिहार भी कृषि प्रधान प्रांत है, वहां जी पर भी विपक्ष ने यही सब मुद्दे उठाए थे। डेफिनेटली इन मुद्दों को उठाया गया था कि किसान के जो ये बिल्स हैं, कृषि संबंधित बिल, उनके खिलाफ ये मुद्दे उठाए गए थे। जी जी वहां जी। पर भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से महाविजय हुई, आज से पहले नहीं हुई। किसानों के वोट जी के बिना हो सकती थी, नहीं हो सकती। मतलब बिहार के किसान को कोई समस्या नहीं है। बात क्लियर हुई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए जिसको मिनी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहा जा रहा था, 28 सीटों पर, जिसमें सरकार का होना और खत्म होना दोनों निर्भर था। उसमें कांग्रेस केवल 8 सीट जीती, 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। और ये कौन से बेल्ट में था? ये सब के सब ग्रामीण आंचल का बेल्ट था, टोटल ग्रामीण आंचल का था, सिवाय एक ग्वालियर शहर की जो सीट को आप छोड़ दो तो टोटल ग्रामीण आंचल था। बिना किसान के जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे। ये दूसरा टेस्ट हुआ। गुजरात की सीटें फिर बीजेपी जीती। 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी जीती 6 सीटों पर, एक पे समाजवादी जीती। सब जगह इस बात को की गई थी ये सभी कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल हरियाणा और पंजाब का किसान ही आ रहा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, इस किसान को क्या किसान नहीं है? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनके हित में है। यहाँ आप लोगों को, मैं आपके विषय में नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोगों को पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के द्वारा। आप लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। आपको ये समझना होगा सर। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे आप एक छोटी सी चीज बता दीजिए। MSP, F&RP, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बात चर्चा में करते रहेंगे। एक छोटा सा मुद्दा, छोटा सा एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, आप सिर्फ उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा।
किसान अपने खेत में मेहनत मजदूरी कर करके आलू की फसल पैदा करता है, और जब वो फसल पक जाती है वो उसको लेकर मंडी में जाता है। उस फसल का रेट जी मंडी में किसान को क्या मिलता है? उसके आलू का रेट उसको मिलता है 5 रुपया किलो, या ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया किलो। और वहीं आप डेली देखते हैं, मार्केट में भी आप जाते होंगे, अंकल चिप्स वाले आए, किसान का एक आलू उठाया, उसकी चिप्स काटी, पन्नी में भरा, पैक करा और एमआरपी लिख दिया 25 रुपए। और उस यानी पन्नी में अंकल भी आधी चिप्स हवा वालों का होती है। एक आलू 25 रुपए का, किसान का 1 किलो आलू 5 रुपए का। उसका फैक्टर पता है बिल्कुल कहां है गुलरेज जी? फैक्टर है कि सरकार ने उनको अपनी चीज का एमआरपी तय करने का अधिकार दे दिया। किसान को आज तक जीवन में उसकी फसल का लागत मूल्य तय करने का सही अधिकार कह भी रहे हैं आप। सरकार ने नहीं दिया है। इस हम बिल ने कहते हैं यही ज्यादा बड़ी किया है मेरे मांग नहीं है दोस्त। किसानों की, किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य तय करने का अधिकार दे दिया जाए, आधा किसान उसी से ही संपन्न हो जाएगा। मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि किसान को एमआरपी तय करने का उनको इजाजत होनी चाहिए, वही इस बिल ने किया है। किसान अभी तक जो एमएसपी में मिनिमम सेल प्राइस बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, वो मैक्सिमम सेल प्राइस बन चुकी थी कि इससे ज्यादा उसको नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलता रहा है हमेशा किसान को। तो ये जब मार्केट खुलता है, जब ओपन मार्केट इकोनॉमी होती है, तब यही होता है कि इंसान अपनी खुद की प्राइजेस को तय कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बिल लाए हैं ताकि किसान लोग, किसान भाई बहन अपनी इच्छा से अपने रेट्स को तय कर सके। और जब मार्केट में कंपटीशन चलता है ना, तो आप ये समझिए कि जब कंपटीशन हमेशा हेल्दी होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है, तो उससे यही होता है कि आप अपनी एमआरपी आप खुद तय कर पाएंगे, आपको सरकारों पर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, किसान जो था वो हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहा है, हमने उसके पैर बांधे, हमने उसके पैर काटे, अब हमने उसके पैर खोल दिए हैं, उसके हाथ खोल दिए हैं कि वो खुद कमा गुलरेज सकता जी, है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप हमको एमआरपी दिलाना चाह रहे हैं, किसानों को एमआरपी दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम तो एक छोटी सी बात करते हैं। एमआरपी तो बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए कम से कम हमारा एमएसपी तो फिक्स करा दीजिए। एक नियम तीनों बिलों में, एक लाइन क्या सरकार बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है कि किसी भी राज्य में अगर एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी जाएगी तो कानूनन सजा का प्रावधान होगा, जैसा पंजाब ने किया है, जैसा राजस्थान ने किया है। अन्य राज्यों में करने के लिए क्यों इसके लिए सरकार तैयार नहीं है? भाई साहब, क्या होता है कि हर चीज को यदि आप सजा के प्रावधान में रखेंगे ना, तो देश बड़ा कुरूप हो जाएगा। सिविल चीजों को भी यदि आप क्रिमिनलाइज करने लग गए, तो फिर देश की क्या स्थिति बनेगी और समाज की क्या स्थिति बनेगी। आप सोचिए, हर चीज में क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए कि सजा दी जाए। मैं देखिए, ओपन मार्केट इकोनॉमी जो है, उसकी एक थ्योरी जो है वो यही कहती है कि ओपन मार्केट इकोनॉमी को कोई गवर्न करता है तो एक अदृश्य हाथ होता है जो जो डिमांड और सप्लाई इन दोनों को गवर्न करता है। हम यही चाहते हैं कि किसान के संदर्भ में भी यही हो कि जो मार्केट की डिमांड होती है और डिमांड हमेशा बढ़ती जाती है। देखिए, उपभोक्ता जो होता है, पहले हमारे घरों में एक सब्जी बनती थी, अब 3-4 सब्जियां बनती सभी के घरों में। जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आई है, ये सब चीजें आने लग गई। हमारे यहाँ प्रोटीन, जो कि किसान में दूसरे भी किसान होते हैं, प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? प्रॉस्पेरिटी के साथ बढ़ने लगा। तो हमेशा डिमांड जो होती है और सप्लाई दोनों एक दूसरे को गवर्न करती रहती है। तो डिमांड तो बढ़ना है, और जब सप्लाई जो है वो जितना आउटपुट धरती से होता है, जो किसान करता है वही होता है। तो किसान को अपनी प्राइजेस निर्धारित करने के लिए मुक्त छोड़ना जरूरी है, वही किया गया है। जहां तक सपोर्ट प्राइस की बात है, एमएसपी की बात है, एमएसपी के विषय में तो देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने ही कह दिया कि इसके विषय में कोई सोचने की ही जरूरत नहीं है। मंडी कंटिन्यू करेंगी, एमएसपी रहेंगी, और ये आप देखेंगे होते हुए। और ऐसा तो है नहीं ना कि बीजेपी को अगली बार चुनाव नहीं लड़ना है। यदि हम आपको कल आज झूठ बोलते हैं, तो कल आपके पास आपके दर पे वोट मांगने तो आना है ना। हम क्यों झूठ बोलेंगे? लेकिन हो क्या गया है कि हर चीज लिख के दे दो। जब लिख के देने की बात आती है, तो सीए वाले भी कहते हैं कि फिर अब उसमें एनआरसी नहीं आएगा,
ये भी लिख के दे दो। एनपीआर एनआरसी के लिए नहीं हो रहा, ये भी लिख के दे दो। क्या क्या लिख के दोगे? विश्वास तो करना पड़ेगा ना सरकार पर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही। किसान तो सरकार पर भरोसा करता रहे आंख बंद कर करके। लेकिन आप एक चीज बताइए, जैसा आपने अभी मेरे को ये बोला है कि चुनाव में हम लोगों को आपके बीच में जाना पड़ेगा, चुनाव में नेताओं को किसानों के बीच में जाना पड़ेगा, तो ये कौन सा तरीका है कि दिल्ली में बैठे हुए माननीय नेताजी तो गांवों में आकर किसानों के बीच में वोट मांग सकते हैं, और किसान अपनी राजधानी में दिल्ली जाकर अपना अधिकार नहीं मांग सकता है। किसानों पर मुकदमे लगवा दिए जाते हैं, किसानों के लिए बैरिकेडिंग खड़ी करवा दी जाती है, किसानों के लिए सड़कों में गड्ढे खोद दिए जाते हैं। दिल्ली से अगर सरकारी प्रतिनिधि गांवों में वोट मांगने आ सकता है, तो किसान अपना अधिकार मांगने के लिए दिल्ली क्यों नहीं जा सकता नहीं, है? बहुत बहुत इतना सही मुझे आप बता प्रश्न है दीजिए। आपका। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस इनपुट मिलना। अब सरकार के पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट आया है, ना वो आपको बताएगी, ना मुझे बतौर भाजपा प्रवक्ता भी बताएगी, और बताना भी नहीं चाहिए सरकारों को। क्योंकि आप ये देखिए ना किस प्रकार, कल आप ये देखिए कि आपने वो नारे सुने कि नहीं सुने, जो वक्तव्य कि इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती। तो आप ये बताइए, जब ऐसे इनपुट्स भी आए होंगे कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस के, कुछ गलत, क्या करेगी आप? इसका एक पब्लिक प्रॉपर्टी को भी संभालना है, लोगों की जान माल की भी हिफाजत करनी है, और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। इसीलिए आज बुआड़ी में उनको ग्राउंड दिया है रहने के लिए कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं 3 तारीख तक। 3 तारीख को खुद नरेंद्र सिंह तोमर साहब मिलेंगे। अब इंटेलिजेंस इनपुट क्या था मैं नहीं जानता कि इसके बारे में कुछ बोलूं। नहीं, मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र सिंह तोमर जी से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन जी थे। राधा मोहन जी से हमने भी जाके बात की थी। उस टाइम पे जितनी समस्याएं थी लगभग उनमें से आधी समस्याएं खत्म भी हुई थी। लेकिन मैं इस टाइम की एक बात करता हूं कि इस टाइम जो देश का पेट भरने वाला है उसको दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है? अगर एक तरफ सरकारें कहती हैं कि सरकारी संपत्ति की क्षति करने का, आपूर्ति करने का अधिकार भी उसी का ही होगा जिसने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, तो हरियाणा पंजाब को अगर मैं देख रहा हूं तो वहां तो सरकार ने ही सड़क खुदवाई है। शायद एक वकील साहब ने उनको नोटिस भी भेजा है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का इतना हर्जाना माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। देखिए आप ये बात याद रखिए कि कई बार जो होता है ना, बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। तो जब यहाँ तक कि जो आंसू गैस के गोले चलते हैं, वो भी पुलिस जो चलाती है, वो तो एक्स जो चेक पेयर है उसके पैसे से ही होते हैं। वो भी राजकीय कोष से ही लिए जाते हैं। तो कई बार इस प्रकार के व्यय जो होते हैं वो करने पड़ते हैं फॉर ग्रेटर कॉज। और ग्रेटर कॉज क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस। देखिए अभी अभी खट्टर साहब का एक बयान आया है, बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं किसान आंदोलन में खालिस्तान के उपद्रवी भी शामिल, बड़ी साजिश रच रहे हैं। अब आप बताइए कि यदि खालिस्तानी आतंकवादी भी मिल चुके हैं वहां पर, आपको नहीं पता होगा, आपके सहयोगियों को नहीं पता होगा कि खालिस्तानी उग्रवादी जुड़ चुके हैं। आतंकवादी उग्रवादी जो भी हम कहें, आतंकवादी ही है। जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ एक्ट करता है वो आतंकवादी है। यदि उसमें आतंकवादी भी आ चुका है, तो क्या सरकार को दिल्ली जाने देना चाहिए ऐसे लोगों को? चाहे उसमें अधिकांश जो लोग हैं, बहुसंख्यक किसान हैं, वो मासूम हैं, वो नहीं जानता कि उसमें कौन जुड़ा हुआ है। लेकिन 100 के बीच में यदि 1000 के बीच में एक आतंकवादी भी आ गया है, तो क्या दिल्ली कुछ करने देना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। आप एक चीज बताइएगा मुझे। ऐसा इंटेलिजेंस का इनपुट होता हूं जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और किसान मुद्दे से हटके मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा, जैसा आप कह रहे हैं कि किसानों के अलावा हम भी रोजाना खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा क्या कारण हो गया कि आतंकवादियों की गिनती तो सरकार कर सकती है, गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं की गिनती सरकार को करने में इतना लंबा वक्त लग रहा है, जबकि आतंकवादियों की बाकायदा पूरी गिनतियां ये लोग बता देते हैं कि 300 आतंकवादी आज राजस्थान में प्रवेश करने वाले हैं, 200 आतंकवादी पंजाब से किसानों के बीच में मिल गए। किसान को तो दूसरा आतंकवादी जनाब सरकार बनाने पर तुली हुई है।
नहीं, ये आपका कहना गलत है। किसान जो है वो हमारे और हम किसान के हैं। ऐसी बात आप सोच भी क्यों रहे हैं कि किसान को ऐसा करने की चाहती है सरकार? मैं इसलिए दुखी होकर के इन बातों को कह रहा हूं, क्योंकि आप आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आइएगा, गन्ना बेल्ट है। यहाँ 3-3 साल का गन्ना बकाया भुगतान किसानों का रुका हुआ है। वो अपनी बच्चियों की शादी कैसे करें, अपने बच्चों की फीस अदा कैसे करें, वो चीजें तो नहीं सरकार सर, को शायद बहुत सारी दिखाई नहीं दे रही समस्या। है। नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं मानता जब हूँ बहुत सारी शुगर समस्याएं मिल होती है गन्ना कई बार। लेती है, सोसाइटीज गन्ना लेती हैं, उनकी शुगर सेल हो जा रही है, तो किसानों को पैसा देने में कहां तकलीफ आ रही है शुगर मिल को? नहीं, मैं या मानता हूँ कि हरियाणा में बहुत आपकी सारी धान की जगह फसल बिकी है, धान की फसल एमएसपी से कम रेट में बिकी है हरियाणा में। देखिए सर, मैं एक बात बड़ी स्पष्टतः कहता हूं कि बहुत सारी जगहें समस्याएं हैं, हमको दिखती भी हैं। और कई जगह हम उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। वो कई जगह आगे भी निकालेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, कल ही मध्य प्रदेश में हमने एक निर्णय लिया है कि 1 दर्जन सब्जियों को, क्योंकि सब्जी का जो किसान है सबसे गरीब किसान होता है अमूमन तौर पर, सबसे छोटे जिनके पास लैंडस्केप होती है वही सब्जी बोता है। तो सब्जी के 12 सब्जियां ऐसी हैं जिनमें भावांतर के अनुसार उसको ला दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक जो रेट होना चाहिए उससे भी कम में उसको बेचना पड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको बाकी पैसे का मुआवजा दे देगी। तो सरकारें करती भी है। कई बार यह भी होता है कि सरकारों के पास फंडिंग की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो कुछ चीजें डिले होती है। लेकिन आमूमन तौर पर आप देखें, ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, अल्पवृष्टि हो, उसमें सरकारें हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती हैं, हमेशा सहयोग करती हैं। तो आगे भी यही होगा। लेकिन आप ये सोच के रखें, आप ये देखिए ना कि भारत सरकार की नीयत तो अच्छी ही है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। और किसान आज के समय भाजपा की सबसे बड़ी वोट बैंक भी। मैं थोड़ा सा अब मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूं इसकी, चलिए। भारतीय जनता पार्टी को किसी जमाने में कहा जाता था कि बनियों की पार्टी है, यही कहा जाता था ना। अब जो थोड़ा सा कुछ लोगों को सुनने में हो सकता है गलत भी लगे, लेकिन फाइनली जो बीचवान होता है वो जनरली एक ही कास्ट से आते हैं। उनका नुकसान हो रहा है उसमें। जो हमारा, वो भी हमारा ही वोटर है, लेकिन हमको किसानों का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, व्यापक रूप से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ब्रॉड पिक्चर में, बड़े बड़े कैनवास पे की पिक्चर पेंट करनी है कि देश का भला किसमें हो। तो छोटा छोटी चीजों को नहीं सोचा जाता। हम तो एक बड़े कैनवास पर पिक्चर पेंट कर रहे हैं किसान की, कि भारत के किसान की जो आय है वो दुगनी कैसी की जा सके, और उस पर कार्य कर रहे हैं। उसी की मंशा के साथ सब किया जा रहा है। अब कुछ चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज बहकाती भी है, किसान को कुछ समझने नहीं देती, और कुछ अतिवादी एलिमेंट बीच में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल स्टेक्स लगे हुए हैं, जैसे कैप्टन अरविंदर सिंह साहब के स्टेक लगे हैं, क्या बोले। मुझे लग रहा है आपको समझ में आई होगी ना मेरी बात, गलत तो नहीं है सर? नहीं नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन पहली बात तो एक चीज हम ये जानना चाहते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया और किसानों की आय चौथाई कर दी गई। इस बिल में एमएसपी का जिक्र करने के लिए सरकार को इतनी परेशानियां क्यों हैं? अगर वो अच्छा, ये कहते हैं। बताएं। दूसरा एक चीज मुझे बताइए, आपने तीनों बिलों के फायदे बताइए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये भी समझा दीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में क्या फायदा है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एड पे फायदा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी क्लस्टर के अंदर यदि आपको मल्टीनेशनल के हिसाब से इंडस्ट्रियल फार्मिंग करनी है, तो छोटी सी जमीन पे नहीं होगी वह। आप 5 बीघे के चक पे नहीं कर पाओगे। होता 1000 बीघे का चक चाहिए आपको। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि केएफसी को एक साइज, पर्टिकुलर साइज का प्याज चाहिए, उसी वैरायटी का प्याज चाहिए, तो वो एक 5 बीघे 4 बीघे नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो उसको 1000 बीघे 2000 बीघे का पूरा चक चाहिए। तो उसमें ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। और फिर यही बात आ रही है कि जब वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगी, उस एरिया में डेवलप होगी, तो डेफिनेटली जो जमीन जाएगी वो महंगी ही जाएगी। और वो जानी ही नहीं उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी की पूरी फार्मिंग कर रहा है, फार्मिंग किसान ही करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि उसने पहले से ये कर लिया कि सपोज करो 2 साल के लिए या 1 सीजन के लिए, 3 सीजन के लिए एक पर्टिकुलर वैरायटी की क्रॉप जो है
किसान बोएगा और उसमें पहले से ही डील हो जाएगी कि उसको कितने भाव में बेचेगा उस कंपनी को। तो उसपे तो किसान को की बल्ले बल्ले है एक तरह से कि उसका रिस्क खत्म हो गई। उसको पहले से मालूम पड़ गया कि उदाहरण के तौर पर 15 रुपए किलो में मुझे ये आलू या ये प्याज इस साइज का बेचना है, तो इस कैटेगरी का बेचना है, और उसका बीमा भी करवा के रखेगा वो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब नहीं कि जमीन चली गई उसकी, वो तो वही रहा है किसान। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं यदि किसान हूं, मैंने मैकडोनल्ड्स के साथ या केएफसी के साथ या पिज्जा हट के साथ या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पर्टिकुलरली शिमला मिर्च का, सपोज करें कि ये पीली वाली शिमला मिर्च इतनी बड़ी चाहिए, इस वैरायटी की है, ये आप बोएंगे, 100 रुपए किलो मुझे मिलेगा। तो जब मैंने बो दिया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 साल तक उसी भाव पे पहले से निर्धारित हो गया कि 100 रुपए किलो बिकना है, तो फिर कम नहीं होगा वो। और साथ में मैं बीमा भी करवा लूं अपनी फसल का कि यदि ओलावृष्टि होती है, अल्पवृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है या कीड़ा खा जाता है, तो ऐसी स्थिति में मुझे बीमा से फायदा मिले। नहीं, तो मैं सोचता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बहुत अच्छी चीज है। कृषि बीमा योजना में जहां तक मेरा मानना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेंगी, लीज पर लेंगी जमीनों को, उनको तो फायदा हो सकता है। लेकिन कृषि लीज पर बीमा जमीन नहीं योजना लेगी। में आज तक किसान को बीमा नहीं मिला है, चाहे वो ओलावृष्टि का हो, चाहे वो तूफान से फसल नष्ट हुई है उसका हो, या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हुई है उसका हो। आज तक किसानों को फसल बीमा योजना के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में तो कृषि के तहत बीमा मिला ही नहीं है। सर मध्य बीमा प्रदेश में तो कंपनी, मैं ये देखा हूं कि हमारी सरकार ने दोनों हाथ खोल के मुआवजा दिए हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज तक किसी किसान को कृषि फसल बीमा योजना के तहत उत्तर बीमा मिला प्रदेश ही में नहीं। हमारी सरकार तो 3 साल पहले ही बनी है ना सर। जी जी जी। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी चुनौतियां थी, उनको ठीक करने में भी तो समय लगता है। मध्य प्रदेश में तो हमने करके दिखाया, राजस्थान में करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। चाहे फसल का बोनस देना हो, चाहे बीमे की प्रीमियम भरना हो। अभी कमलनाथ जी की सरकार गई, उसके बाद सबसे पहला काम हमने ये किया कि सबसे पहला काम जो किया गया कि किसानों की बीमे की प्रीमियम भर दो। वो सरकार ने भरी मध्य प्रदेश में। यहाँ किसानों से उनके खातों से प्रीमियम काट दिया जाता है, बीमा उनको मिल नहीं पाता है। उत्तर यहाँ प्रदेश को किसानों की उत्तम, विडंबना देखिए। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा। वहां तो होड़ लगी हुई थी पिछड़ेपन की अभी तक। चलिए, आपके मध्य प्रदेश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोकतंत्र हर जगह है। लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। अभी दिल्ली का मुद्दा तो बड़ा गंभीर है। मैं दिल्ली के मुद्दे के अलावा आपसे बात करूं तो जैसे जनपदवार, तहसीलों पे, कलेक्ट्रेट पे क्या किसान संगठन पहले धरना नहीं दिया करते थे? किसान संगठन अपनी आवाज नहीं उठाया करते थे? आज एक ये तो दमनकारी नीति चला दी गई कि किसान संगठन धरना देता है तो मुकदमे लगा दिए जाएं। कहां पर? लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, अब आप स्पेसिफिक किसी जगह पे क्या हालात बने वो मुझे नहीं पता, वरना धरना देने की तो सबको अनुमति है हिंदुस्तान में। जब तक कोई अतिवादी एलिमेंट उसमें नहीं है, कोई इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं है। तो अभी भी आप देखिए ना कि बुआड़ी की जगह एनसीआर में इसीलिए दी है, नेशनल कैपिटल रीजन में उनको, किसानों को इसीलिए जगह दी गई है। और 3 दिसंबर को नरेंद्र सिंह जी मिलेंगे भी सही। 3 दिसंबर की सूचना हमें भी मिल चुकी थी, क्योंकि वहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं हरियाणा के अंदर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। वो अगवानी कर रहे हैं किसानों की हरियाणा से। तो हाँ, 3 तारीख का निमंत्रण उनकी तरफ से मिला भी था कि भाई माननीय कृषि मंत्री मिलेंगे आकर के। तो बाकी तो चलो देखते हैं जो भी होगा। नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। बस आप सरकार आपकी सरकार, है। सरकार आपकी है, गलतफहमी है आपको। मेरी सरकार नहीं, सरकार आपकी, किसानों की, मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है। किसानों की सरकार हम जब तक नहीं कह सकते इसको, जब तक किसानों पर अत्याचार होने बंद नहीं नहीं, होंगे। किसानों पर कोई अत्याचार नहीं है मेरे दोस्त। किसानों को सीधा दिल्ली जाने की परमिशन मिल जाती तो इतना हंगामा कहाँ होता? जो बताइए, बातें कहाँ आ इतना रही है नुकसान कि होता? यदि किसानों के बीच में खालिस्तानी आतंकवादी छुप के आ गया है तो क्या करेंगे, कैसे अनुमति दी जाएगी? आप समझिए, यदि हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बात बोल रहे हैं तो वजन है। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बोल रहा, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी बोल रहा है ये बात। नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात को बोल रहे हैं कि किसानों के बीच में खालिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री तो इस चीज को नहीं मान रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उनको उनको अपनी रोटी चलानी है, उनको अपने राजनीति पॉलिश करनी है, उनको अब चुनाव में जाना है। उनकी हालत पतली है, उनको दिख रहा है कि हालत सही नहीं है।
तो वो राजनीति कर रहे हैं, प्योर पॉलिटिक्स हो रही है। इसमें मैं बोल रहा हूं ना कि किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, राजनीतिक बंदूक। गुलरेज जी, मेरी सोच तो एक है, मैं आपको अपनी सोच बता दूं वरुण जी। मेरी सोच खुद की ये है कि किसानों का इस दुनिया में, मैं राजनीतिक किसी पार्टी से नहीं हूं, पहली बात तो ये स्पष्ट करा दूं, लेकिन किसानों का अगर इस हिंदुस्तान की राजनीति में किसानों का कोई है तो वो है विपक्ष। आज भाजपा सत्ता पक्ष में है तो किसानों से नाता टूटा, विपक्ष में होंगे तो किसानों की हमदर्द बनेंगी। कांग्रेस विपक्ष में अच्छा, है, मैं आपको मैं किसानों की एक ही हमदर्द बात बन कहता गई। हूं। तो विपक्ष कांग्रेस हमेशा कांग्रेस किसानों के साथ रहा है, सत्ता पक्ष कभी किसान के साथ नहीं रहा दो है। 2018 के अंत में राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मंदसौर में आते हैं चुनाव से पहले। वो कहते हैं कि यदि 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ नहीं होता तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। 15 महीने के अंदर भी मुख्यमंत्री नहीं बदला गया जब तक वो सरकार नहीं गिरी। क्या 2 लाख तक का कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि किसान अपने पैरों पर खड़ा है पूरी तरह से। उसके लिए बाजार को तो खोलना पड़ेगा, तभी तो वो कमा पाएगा। हमने बस यही किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बाजार खोल दिया उसके लिए, उसको मुक्त कर दिया, उसको जंजीरों से मुक्त कर दिया। फिर वो उड़ान भरेगा अपनी, उसके पंख बड़े मजबूत होते हैं। खैर वरुण जी, जी। इस चर्चा में आज अगर सर समय में मैंने आपको, ये आम आदमी पार्टी के लीडर से सुना था, संजय सिंह से। मेरी आवाज आ रही है? आपकी मुझे आ आवाज रही है आ रही आपकी है आवाज। वरुण जी। हेलो। जी आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस चर्चा में यहीं तक का समय मैं आप लोगों को दे पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मुझे भी निकलना था, मेरा दूसरा डिबेट था अभी। वरुण, हेलो, कैन यू हेयर मी? सर मैं भारतीय किसान मानसी यूनियन और मैं किसान सेना से जर्नलिस्ट राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टूडेंट्स हूं। हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के हम छात्र।